पौधों में जनन की श्रृंखला में हम आगे की तरफ जा रहे हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है परागण। परागण जिसे हम इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। हम पॉलिनेशन को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अब परागकोश में पराग कणों का निर्माण हो गया है जिसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और वह लघु बीजाणु के अंदर वह अंकुरित हो जाता है और दो कोशिका की अवस्था में आ जाता है। तब परागकोश फटते हैं और वह बाहर निकलता है। तो परागण किसे कहते हैं? पराग कणों का पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से उसी पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होना परागण कहलाता है। परागण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्वपरागण और जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और दूसरा है परपरागण जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। इसे परनिषेचन या एलोगैमी या जीनोगैमी भी कहा जाता है। स्वपरागण का मतलब होता है कि ऐसे जो पुष्प होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं, वे बायसेक्सुअल होते हैं और उनके जो स्टेमन है, उनका जो परागकण है स्टेमन में जो परागकोश में उपस्थित है वह उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में गिरते हैं, इसलिए इसे हम स्वपरागण कहते हैं। इसे हम दो भागों में बांटते हैं, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी उसी पुष्प के परागकण का उसी के वर्तिकाग्र में गिरना। जिटोनोगैमी परागकण जो है उसी पौधे के दूसरे पौधे में परागकण उसी पौधे में उपस्थित जो दूसरा पुष्प है उसके वर्तिकाग्र में जब गिरते हैं तब इसे जिटोनोगैमी कहते हैं। अब स्वपरागण के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होंगी, क्या आवश्यकता है स्वपरागण में? पहला है कि पुष्प जो होने चाहिए वो उभयलिंगी होने चाहिए, बायसेक्सुअल होना चाहिए, उसमें नर जनन अंग भी होना चाहिए और मादा जनन अंगों का भी उपस्थित होना अनिवार्य है। दूसरा है समपरिपक्वता। सम यानी समान समय में, एक समय में ये जो दो नर जनन अंग है और मादा जनन अंग जो पुष्प में उपस्थित हैं वे एक ही समय में एक ही काल में परिपक्व होना चाहिए और पास पास होना चाहिए, तभी स्वपरागण संभव हो सकता है। जैसे सूर्यमुखी, आलू, गेहूं, चावल इत्यादि में देखने को मिलता है। फिर है निविल पक्वता यानी क्लिस्टोगैमी। कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो खिलते नहीं हैं, बंद होते हैं और वो बायसेक्सुअल होते हैं, उसमें केवल स्वपरागण की ही संभावना हो सकती है। ऐसे पुष्प छोटे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, रंगहीन होते हैं, मकरंद रहित होते हैं। अब स्वपरागण में लाभ क्या है, हानि क्या है? तो लाभ देखते हैं, इसमें शुद्धता विकसित होती है, जो पौधे होंगे वो शुद्ध होंगे। दूसरा है इसमें कम परागकणों की आवश्यकता है। परागण की सफलता की संभावना बहुत अधिक है। परागकण इसमें नष्ट नहीं होते हैं, इसमें पुष्पों को आकर्षक नहीं होना होता, सुगंधित नहीं होना होता, मकरंद की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, साथ में इसमें माध्यम की भी आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पर हानियां क्या है? हानि कमजोर संतति उत्पन्न होगी, इसके जो बीज होते हैं वे दुर्बल होंगे, हल्के होंगे और उनमें प्रतिरोध करने की क्षमता कम होगी और विभिन्नता का यहाँ पर अभाव होगा। पौधों में नए लक्षण विकसित नहीं हो पाएंगे, नई जातियों का विकास इस परागण के माध्यम से नहीं हो पाएगा। साथ में जो नए पौधे बनेंगे उनमें अनुकूलन की क्षमता कम होगी। तो ये इसकी हानियां हैं। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं जिसे हम परपरागण कहते हैं। कारकों, ये दो कारकों में बांटे जा सकते हैं। इन कारकों के आधार पर हम बांट सकते हैं जैविक कारक और अजैविक कारक। तो जैविक कारक में कुछ जीव परागण में सहायक होते हैं जिन्हें हम माध्यम कह सकते हैं। तो सबसे पहला है
कीट परागण जिसे हम एंटोमोफिली कहते हैं, इसमें कीटों के द्वारा परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में पहुंचाए जाते हैं। तो जैसे अब कीट परागण होगा तो कीटों को आकर्षित करना है, तो ऐसे पुष्प कैसे होने चाहिए, इसमें ये रंगीन होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, चटक कलर के पुष्प होने चाहिए, तभी कीट आकर्षित होंगे, इसकी आवश्यकता है। उसमें सुगंध होने चाहिए, जैसे रात रानी है, हर श्रृंगार है, और मकरंद होना चाहिए, तभी वहां पर कीट आकर्षित हो पाएंगे और परागकणों को एक पुष्प से उसी जाति के पौधे के दूसरे पुष्प में वे उसे स्थानांतरित करेंगे। दूसरा है पक्षी परागण, जिसे हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। पक्षियों के द्वारा परागकण एक पुष्प से जो उसी जाति के जो पौधे हैं उनमें उपस्थित जो पुष्प हैं वहां तक ये उन्हें स्थानांतरित करते हैं। इसकी भी आवश्यकता है कि मकरंद बहुत अधिक मात्रा में होने चाहिए। इनके जो पुष्प होते हैं वो सूखे होते हैं, कठोर पुष्प होते हैं और कीप नुमा होते हैं, चटकीले रंग के होते हैं और मकरंद बहुत अधिक मात्रा में बनता है, ऐसे बूंदों के रूप में टपकता है। तो इसे हम कहते हैं पक्षी परागण, जैसे सैमल। चमगादड़ द्वारा चिरेपेटेरोफिली कहते हैं, चमगादड़ द्वारा भी परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में पहुंचाए जाते हैं। ऐसे पुष्प हल्के रंग के होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं, मजबूत होते हैं और बड़े आकार के होते हैं। तो रात्रि में ये खिलते हैं, तभी चमगादड़ के द्वारा ये परागण होता है। घोंघे द्वारा, जैसे मेलेकोफिली कहते हैं, स्लैग और स्नेल के द्वारा ये होता है, जैसे जिमीकांद में। अब चींटियों के द्वारा भी होता है, जिसे मिर्मैकोफिली कहते हैं, जैसे एनीमोन निमेरोजा में ये भी मकरंद युक्त होते हैं। उसमें जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो मीठे होते हैं, जिससे चींटियां वहां पर आकर्षित होती हैं, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाती हैं, परागकणों को स्थानांतरित कर देती हैं। अब हम देखेंगे अजैविक कारक, जिसमें वायु परागण, जल परागण दो होते हैं। वायु परागण, जिसमें वायु के माध्यम से परागकण एक पुष्प से दूसरे पौधे में जो पुष्प होते हैं उनकी वर्तिकाग्र में जाकर गिरते हैं, जैसे गन्ना है, मक्का है, गेहूं है, बांस है। इनके जो पुष्प होते हैं वे छोटे होते हैं, अनाकर्षक होते हैं। इनके पुंकेसर जो होते हैं काफी लंबे होते हैं और हिलते डुलते हैं हवा में। दूसरा है जल परागण, और जैसे कि कमल जो कि जल में खिलता है। ये दो प्रकार से हम बांट सकते हैं, इसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं और वायु परागण को एनीमोफिली कहते हैं। तो हाइड्रोफिली या जल परागण को दो भागों में बांट सकते हैं। हाइपोहाइड्रोफिली यानी ऐसे पौधे जिनके पुष्प जो हैं वो जल के नीचे होते हैं, जैसे हाइड्रिला। दूसरा है एपीहाइड्रोफिली, इसमें जो पुष्प होते हैं वो जल की ऊपरी सतह पर होते हैं, जैसे वेलिसिनेरिया। तो जब इस तरह का परागण होता है तब इसे हम एपीहाइड्रोफिली कहते हैं। अब पर परागण का क्या लाभ होगा और क्या हानि हो सकती है, तो सबसे पहले हम पर परागण के लाभ देखेंगे। पर परागण के लाभ में जो है विभिन्नता विकसित होती है, नई किस्म विकसित हो सकती हैं, जो बीज बनते हैं वो भारी बनते हैं और मजबूत बनते हैं और अच्छे पौधों को जन्म देते हैं। इन पौधों में प्रतिरोधक क्षमता जो होती है लड़ने की वो बहुत अधिक होती है और अनुकूलता भी बहुत जल्दी विकसित ये कर लेते हैं। तो इस तरह की का जो है नए गुण वाले पौधे इसमें विकसित होते हैं। तो यह पर परागण का लाभ है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि क्या हानियां हैं। पर परागण में पहली हानि है कि इसमें माध्यम की आवश्यकता है, यदि माध्यम नहीं मिला तो परागण नहीं हो पाएगा। और दूसरा ये है कि इसमें अधिक संख्या में परागकण जो है नष्ट होते हैं, क्योंकि वे माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में पहुंचाए जाते हैं। तीसरा है कि परागण की सफलता की संभावनाएं जो होती हैं वे कम होती है, क्योंकि रास्ते में ही वे नष्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से इसमें पर परागण की ये हानियां हैं। तो हमने ये देखा कि परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं और उनसे क्या लाभ है और क्या हानियां हैं। अब हम अंतर देख लेते हैं कि स्वपरागण एवं पर परागण में क्या अंतर
परागण वह क्रिया है जिसमें एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में गिरते हैं या उस पौधे में उपस्थित दूसरा जो पुष्प है उसके वर्तिकाग्र में गिरते हैं। जबकि पर परागण जो है वह क्रिया है जिसमें एक पुष्प के परागकण उसी जाति के पौधे के पुष्प में की वर्तिकाग्र में जाकर गिरते हैं, इसे हम पर परागण कहते हैं। स्वपरागण में हम देखते हैं कि इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। तीसरा अंतर यह है कि इसमें कम परागकणों की संख्या कम होती है, इसकी कम परागकणों की आवश्यकता है, कम संख्या में आवश्यकता है। यहाँ अधिक संख्या में परागकण बनने चाहिए। यहाँ पर परागकण जो है उतनी अधिक मात्रा में नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन पर परागण में अधिक मात्रा में परागकण नष्ट हो जाते हैं क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यहाँ पे जो पुष्प हैं उनमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, उनमें आकर्षण होने की आवश्यकता नहीं है, सुगंध की आवश्यकता नहीं है, मकरंद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पर परागण में पुष्पों का चटकीला होना आवश्यक है, मकरंद का होना आवश्यक है, सुगंध का होना आवश्यक है। स्वपरागण में शुद्धता विकसित होती है, शुद्ध पौधे प्राप्त होते हैं, जबकि पर परागण में हमें शुद्धता का अभाव होता है। स्वपरागण में विभिन्नता विकसित नहीं होती है, लेकिन पर परागण में विभिन्नता विकसित होती है। स्वपरागण में जो बीज बनते हैं वो दुर्बल होते हैं, हल्के होते हैं, जबकि पर परागण में जो बीज बनते हैं वो ठोस होते हैं और मजबूत होते हैं और भारी होते हैं। यहाँ पर जो पौधे बनेंगे उनमें प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जबकि यहाँ जो पौधे बनेंगे उनमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक